हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और डायनेमिक्स का पहला चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दिस चैप्टर इज वेरी फंडामेंटल चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, सो बहुत अच्छे से इसको आपको पढ़ना है। एंड दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग दैट इट इज लाइक अ गेम, एक खेल की तरह ही चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हमें जानना है रूल्स ऑफ द गेम, यानी खेल के नियम जानने हैं। And then we will get to know about the players, means some forces, जो forces होंगे like weight होगा, normal force होगा, tension होगा, friction होगा, spring force होगा, तो ये players होंगे। इनके बारे में जानेंगे किस तरह से weight लगता है किसी बॉडी पे, कैसे tension लगता है, कैसे spring force लगता है, कैसे normal force लगता है, कैसे friction लगता है। and then game will be started, खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को न्यूटन के लॉज पढ़ने हैं, यानी फर्स्ट लॉ से हमें स्टार्ट करना है। तो हम फर्स्ट लॉ, न्यूटन के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ में पढ़ना है। तो फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें आइए मैं आपको बताता हूं, जो काइनेमेटिक्स में आपको बताई गई हैं, उसको एक बार हम लोग यहाँ पे रिकॉल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मोशन जो है उसके पैरामीटर्स, काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स कौन कौन थे मोशन के। तो काइनेमेटिक्स में आपको बताया गया था पैरामीटर्स: डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। So out of these 5 parameters of kinematics, which parameter will directly reflect the motion? किससे हमें मोशन के, जैसे मैं कहूं गति की अवस्था बदल रही है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो इन 5 में से कौन सा पैरामीटर चेंज होता हुआ आप मानेंगे? तो आप कहेंगे वेलोसिटी। कौन सा पैरामीटर? वेलोसिटी। मीन्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का सीधा मतलब हो गया, state of motion means what? Velocity, or you can say velocity means state of motion। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं जिनको पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, आपको नोट भी करना है। तो जैसे मैं कहूं कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है भाई? वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्टेट ऑफ मोशन सेम रहता है, मतलब क्या सेम रहता है? वेलोसिटी सेम रहती है। तो यदि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये सब आपने पढ़ रखा है। सो अगर मैं कहूं कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह एक समान। ध्यान दीजिएगा, हर जगह एक समान। ठीक है, हर जगह, यानी प्लेस बदलने पे, पोजीशन बदलने पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बॉडी का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होने पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बताइए। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या बताया गया था? क्या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ हर जगह अलग अलग? बिल्कुल नहीं। हर जगह अलग अलग तो फिर 2 जगह समान नहीं हो सकता। जबकि जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हुआ, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि हर जगह यदि एक समान नहीं है वेलोसिटी, मतलब वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। हर जगह एक समान नहीं। ठीक है। अच्छा, वैसे तो इस चैप्टर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास 12th में
जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह के की जब फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी तो वहां दो टर्म इसी तरह के आएंगे। यहां मैं बता दे रहा हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन कि भाई आपको लगे कि हाँ ये माने ऐसा कुछ होता है। तो ये टर्म है स्टीडी। स्टीडी, स्टीडी का मतलब होता है हर समय एक समान, हर समय एक समान। जैसे मान लीजिए स्टीडी टेम्परेचर मींस टेम्परेचर क्या हो गया, टाइम के साथ इनवेरिएंट, टाइम के साथ वो नहीं बदल रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे स्टीडी टेम्परेचर। यूनिफॉर्म टेम्परेचर क्या है कि हर जगह यहां जो है वही यहां है, वही यहां, यानी रूम का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, मतलब रूम में हर जगह टेम्परेचर क्या है, सेम है। स्टीडी का मतलब क्या है, हर समय सेम है। और अनस्टीडी, अनस्टीडी, अनस्टीडी का मतलब क्या होता है, हर समय एक समान नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए बता दिया कि आपको ये इससे ये इसका और इसका मीनिंग आप ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई हर जगह एक समान और हर समय एक समान के लिए दो अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म, एक स्टीडी। तो यहां पे इसकी जरूरत है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इतनी बार नोट करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन, कि मोशन बोले तो वेलोसिटी। अब आइए हम जानते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में दो बातें आपको पहले से पता है, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। रिलेटिव मोशन में बताया गया था कि फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन, एंड चेंज इन मोशन बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। सो सिंपली वी कैन से फोर्स इज कॉज ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। मोशन बोले तो व्हाट, यहां पे मोशन की जगह हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, एंड चेंज इन मोशन की जगह हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि और फोर्स इज द कॉज ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन। फोर्स इज नॉट द कॉज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स इज नॉट द कॉज ऑफ वेलोसिटी। ये सब आप बातें आपको रिलेटिव मोशन में समझाई गई थी। दूसरी बात फोर्स के बारे में कि फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट और फ्रेम इंडिपेंडेंट दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने पर चेंज हो सकती हो, चेंज होने की संभावना हो, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे कार में बैठे एक व्यक्ति, चलती हुई कार में बैठे एक व्यक्ति की वेलोसिटी कार के ड्राइवर के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, और ग्राउंड पे खड़े किसी आदमी के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं है। तो वेलोसिटी यहां पे एक ही आदमी की वेलोसिटी दो अलग अलग फ्रेम्स के रेस्पेक्ट में क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब वेलोसिटी कैसा पैरामीटर हुआ, वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट पैरामीटर हुआ। जबकि फोर्स के बारे में, फोर्स के केस में ऐसा नहीं है। ये बातें बहुत डिटेल में आपको रिलेटिव मोशन में बताई गई, यहां की बातें नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पढ़ाया गया है आपको रिलेटिव मोशन में, वहां का है ये। तो लेकिन मैं जल्दी जल्दी यहां बता दे रहा हूं, रिवाइज करा दे रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अगर मान लीजिए एक ब्लॉक हैंग कर रहा है एक धागे से, आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। आपसे पूछा जा रहा है इस ब्लॉक का कुछ मास है, पूछा जा रहा है ये थ्रेड ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। इस तरह से कुछ टेंशन जैसा कुछ फोर्स लगाएगा, अभी हमें पता नहीं है टेंशन वगैरह क्या होता है, लेकिन ऐसा कुछ फोर्स तो वो लगा रहा है, तभी तो ये हैंग कर रहा है। तो पता है आपको कि वेट है इसका कुछ, तो ये ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो ही ये ब्लॉक इसमें हैंग कर रहा है। अब यहाँ पे ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर है ए, और यहाँ पे एक कार है जो ग्राउंड पे ये एक्सेलरेट होती हुई जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती हुई जा रही है, ये ऑब्जर्वर है बी।
अगर इससे आप पूछेंगे कि धागे ने ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया, यानी इस टेंशन का वैल्यू, एक फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू यदि आप इससे पूछेंगे ए से कि भाई तुम बताओ कि धागे ने, तो ये जब क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो टेंशन की वैल्यू जितनी आई, मान लीजिए 45 न्यूटन आई, तो इसका भी आंसर इस टेंशन के लिए कितना आना चाहिए, 45 न्यूटन ही आना चाहिए, क्योंकि इस ऑब्जर्वर का फ्रेम ग्राउंड है, इस ऑब्जर्वर का फ्रेम एक कार है, लेकिन दोनों के रेस्पेक्ट में फोर्स का आंसर, इस फोर्स का वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज दोनों ही हिसाब से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि फोर्स कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो समझ में आ गई बात कि फ्रेम इंडिपेंडेंट क्यों कहा जा रहा है फोर्स को और उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इतनी बात हुई फोर्स के बारे में। अब फोर्स के बारे में कुछ और भी जानिए। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल डायनेमिक्स, इसके पहले हमने पढ़ा पार्टिकल काइनेमेटिक्स। दो तरह का डायनेमिक्स हम लोग को पढ़ना है, पार्टिकल डायनेमिक्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो यहां पे पार्टिकल डायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दो तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ही पार्टिकल होगा, यानी इसके फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे हमको ध्यान नहीं दे। कॉन्स्टिट्यूएंट माने इसके घटक, घटक माने जिससे सिस्टम बना है। लाइक आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट हैंड है, लेग है, हेड है, माउथ है, टीथ है, नोज है, ईयर है, ये सब जो है क्या है, बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनसे बॉडी बना है। उसी तरह से मान लीजिए एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक के कितने टुकड़े कर सकते हैं, इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। तो उन इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलकर ये ब्लॉक हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। सब ब्लॉक इज constituted by infinite number of particles, but in this chapter we will treat this block as a single particle, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, पार्टिकल डायनेमिक्स। तो कई बार क्या होता है कि क्लास में जब हम डायग्राम बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कुछ होता है, वो सब बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे। अब आप एचसी वर्मा वाली बुक खोलेंगे, कभी मान लीजिए कोई सॉलिड एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें इस ब्लॉक को उन्होंने ऐसे एक पार्टिकल जैसा बना दिया होगा सॉल्यूशन में। अब आप कंफ्यूज होंगे, अरे ब्लॉक कहां गया, ये तो पार्टिकल बनाया हुआ है। तो वो बात को ही यहां पे समझाया जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा दो तरह का होता है, या तो पार्टिकल या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे इसको। तो ये मान लीजिए कोई ith पार्टिकल है और ये मान लीजिए jth पार्टिकल है। आईवां पार्टिकल, जैसे 13वां पार्टिकल, ये 17वां पार्टिकल, या 1019वां पार्टिकल, ये मान लीजिए 25वां पार्टिकल, ऐसा। तो आई और जे जनरल नाम रख दिया इनका। अब मान लीजिए आई पे जे ने कोई फोर्स लगाया, लाइक मान लीजिए दोनों चार्ज थे, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो अब मान लीजिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा दिया ऐसे। इसने जो फोर्स लगाया जे ने, दिस इज व्हाट, इस नोटेशन का मीनिंग समझिए, एफ आई जे मीन्स फोर्स बाई जेथ, या यूं लिखें कि फोर्स ऑन ith पार्टिकल बाई jth पार्टिकल। ठीक है, एंड इन रिएक्शन टू दिस फोर्स, 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों को, यहां न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ा था 9th क्लास में कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो jth पार्टिकल ने ith पे जो फोर्स लगाया उतना ही ith लगाएगा किस पे, jth पे, अपोजिट फोर्स लगाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन jth पार्टिकल बाई ith पार्टिकल। एक बात और जानिए कि Fij और Fji ये दोनों क्या हैं, इक्वल और अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, तो एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स हुए ना। सो Fij और Fji को यदि मैं सम करूं तो क्या आएगा बताइए, जीरो आएगा, जीरो वेक्टर आएगा।
इसका मतलब है कि यदि जितने भी इंटरनल, अब ऐसा नहीं कि ith पार्टिकल में सिर्फ jth लगा रहा, और भी पार्टिकल्स फोर्सेस लगा रहे होंगे, लेकिन अंदर के जितने भी पार्टिकल्स इस पे फोर्स लगाएंगे ये उन सभी पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट। इसका मतलब है यदि मैं आपसे पूछूं कि Fij जो है इसका सम क्या होगा, सिग्मा Fij, यानी सारे ही, दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस, दिस इज व्हाट टोटल या नेट इंटरनल फोर्स, नेट इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल किसको कहते हैं, तो देखिए ये जरा समझिए आप कि किसी फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसा कि यहां बनाया गया, अगर एक ही पार्टिकल है तो उसको फिर अभी डील करते हैं, लेकिन फिलहाल आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये दो तरह का होगा, या तो ये इंटरनल होगा या तो ये एक्सटर्नल होगा। तो इंटरनल किसको कहेंगे, इंटरनल फोर्स उसको कहेंगे कि यदि मान लीजिए अप्लाइड बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट, सिस्टम का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द अदर, दूसरे पे लगाया है, जैसे ith और कॉन्स्टिट्यूएंट माने घटक जिससे सिस्टम बना है, तो ith भी सिस्टम बनाने में सहयोग कर रहा है, jth भी सिस्टम बनाने में सहयोग कर रहा है, इन्हीं सारे पार्टिकल से बना है। तो ये jth ने ith पे जो फोर्स लगाया वो भी इंटरनल फोर्स है, ith ने jth पे जो फोर्स लगाया वो भी इंटरनल फोर्स है, यानी जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो हर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे जो फोर्स लगाया वो कैसा फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स होगा। एक्सटर्नल किसको कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे अप्लाइड बाय, एक्सटर्नल फोर्स किस फोर्स को कहें, अप्लाइड बाय सम सोर्स, कोई और स्रोत, सम सोर्स एक्सटर्नल टू सिस्टम, यानी सिस्टम से क्या है, बाहरी कोई स्रोत है, उसके द्वारा यदि फोर्स लगाया गया है, तो ऐसे फोर्स को लाइक मान लीजिए ऐसे बाहर से कोई फोर्स लगाया गया, लाइक F1, F2, F3, ये सब बाहर के एजेंट्स फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी ये हथेली है, ये या पूरा हाथ समझिए, है ना, ये मेरा पूरा हैंड। अब इस पे यदि मान लीजिए कि मैंने इस हैंड को ही ऑब्जेक्ट मान लिया, बस इसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हाथ मेरा, इस हाथ पे जो फोर्स लगा रहा है कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल। ध्यान दीजिएगा, ये सब आगे काम आएगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, इसलिए समझना पड़ेगा। ये कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल। और ये उंगलियां एक दूसरे पे, मान लीजिए ऐसे मैं दबा रहा हूं, तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, चूंकि इस पूरे हाथ को आपने क्या मान रखा है, ऑब्जेक्ट मान रखा है, तो ये कैसे फोर्सेस हुए, इंटरनल। तो ये उंगली इस उंगली पे जो फोर्स लगा रही है वो इंटरनल फोर्स है, बदले में ये उंगली इस पे भी फोर्स लगाएगी। अगर इसको ith कहें, इसको jth कहें, तो दिस इज व्हाट, इसने इस पे जो फोर्स लगाया दैट इज फोर्स ऑन jth बाय ith पार्टिकल, तो इसने इस पे जो लगाया दैट विल बी फोर्स बाय jth ऑन ith पार्टिकल। ठीक है, तो अब ये इक्वल अपोजिट होगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ इसको माना है, तो ये कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, तो अब जो है ये इसी तरह से बाहर के एजेंट्स के द्वारा ये फोर्स लगाया गया है। ठीक, एक्सटर्नल का मतलब हुआ कि अप्लाइड बाय सम सोर्स एक्सटर्नल टू सिस्टम, इंटरनल का मतलब हुआ कि अप्लाइड बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑन द अदर। सो अब आ जाइए यहां पे, नेट इंटरनल फोर्स यानी सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस, यानी ये क्या हुआ, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस। तो ये वैल्यू कितनी होगी भाई, सिग्मा Fij, यानी सबको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। ऐसे ये एक लाइन में लिखते हैं, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस। अब आप बताइएगा क्या होगा इसका वैल्यू, सिग्मा Fij, यानी सभी इंटरनल फोर्सेस का सम क्या आएगा बताओ। हर एक इंटरनल फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा इक्वल अपोजिट, यानी ऑल द इंटरनल फोर्सेस विल बी इन पेयर्स, जोड़े में होंगे। तो क्या होगा,
इसका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी इंटरनल फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे मैं नेट फोर्स की बात करूं, यानी सभी नेट बोले तो टोटल, बोले तो सम, तो नेट फोर्स की बात करूं, इतनी बात पहले आप नोट करिए फटाफट। ये मैं अलग करने के लिए यहां पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं ताकि आपको डायग्राम से कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, है ना, तो ये पहले आप, सबसे पहले आप एक काम करिए, ये बनाइएगा, ये पूरा लिख लो, एंड देन 2 नंबर पे ये और 3 नंबर पे ये वाली बात लिखिएगा, ये। ठीक है, इतनी बात लिख लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखिएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल आप देख रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में कहूं आपसे कि नेट फोर्स, मैं कहूं आपसे कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो नेट फोर्स कहूं तो आप क्या करेंगे भाई, सारे फोर्सेस का सम करेंगे। तो सारे फोर्सेस में सारे इंटरनल फोर्सेस को भी सम करेंगे, सारे एक्सटर्नल को, सबका सम करेंगे। तो क्या होगा, देखो ऐसा होगा, Fij प्लस Fji प्लस, ऐसा करते जाएंगे सारे, यानी F12 प्लस F21 प्लस F13 प्लस F31, ये सब इंटरनल फोर्सेस है। तो ये सिग्मा, यानी ये क्या हो गया, सभी इंटरनल फोर्सेस का सम हुआ, और प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सब कैसे फोर्सेज होते जा रहे हैं भाई, ये एक्सटर्नल फोर्सेज हो रहे हैं। यहां पे अगर बात करें तो यहीं तक खत्म करिए, यहां डायग्राम की बात करें, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप समझते हैं तो इतना ही लिखा था। तो अब इसका सम तो आप जान गए हैं 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, F नेट एक्सटर्नल, यानी ये कैसा फोर्स हुआ, यानी नेट फोर्स बोले तो इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना। बहादुरों, बहुत ध्यान से समझो, इसलिए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक स्टेटमेंट आएगा जिसमें होगा कि जब तक किसी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है या नेट फोर्स नहीं लगता है, तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। अब यदि आप यहां पे ध्यान से नहीं समझे रहेंगे कि नेट फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स दोनों एक ही बात हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कभी आप अपने मन से कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा रहेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स, मैं कह रहा हूं नेट फोर्स, या मैंने कहा नेट एक्सटर्नल फोर्स, वहां लिखा है नेट फोर्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसके लिए भी नेट फोर्स बोले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का नेट तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गई बात सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया यहां पे कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इतनी बात है, इसको फटाफट आप नोट करिए, ये वाली बात जो कंक्लूजन के रूप में लिखा आपने। अब आइए हम लोग चलते हैं, अब हम बात करते हैं एक पार्टिकल की। ठीक है, यानी अब बात होगी कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल है, तब तो उसमें इंटरनल फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। तब तो यानी फॉर अ पार्टिकल सीधे सीधे, अब इसके पार्टिकल का तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट होता नहीं है, पार्टिकल से छोटा तो कुछ होगा नहीं। तो फॉर अ पार्टिकल, अब ये एक ही पार्टिकल ही है, तो फॉर अ पार्टिकल इंटरनल फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब अप्रासंगिक है, इसका कोई मतलब ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। इंटरनल फोर्स बोलने का मतलब ही नहीं, पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स होगा कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, आगे चल के आप इस पे ऐसे कहीं रखा हुआ है
किसी सरफेस पे आप इस पे कोई फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगा के आप इसको पुल करेंगे। अगर मान लीजिए इसका मास m है, तो चूंकि 9th क्लास में आपने इतना पढ़ रखा है, इसलिए मैं अभी फॉर टाइम बिंग ऐसा ले रहा हूं। ये मत समझना कि ये मैं कोई क्वेश्चन करने लगे हम लोग, ऐसा नहीं है। फोर्स F लगाया, मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, तो इसके ऊपर यही नेट फोर्स हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कहेंगे फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे ब्लॉक को आप क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक सिंगल पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। बहादुरों, यदि मान लो इस ब्लॉक को मैं 2 पार्ट में कंसीडर करने लगूं, मैं आपसे कहूं कि नहीं आप इधर वाले को भी ध्यान दीजिए और इधर वाले को अलग से ध्यान दीजिए, ऐसा और ऐसा, तो जरूर आप कहेंगे कि सर इस पार्ट को बताओ कौन फोर्स लगा के खींच रहा है। तो ये वाला पार्ट उस पर फोर्स लगा रहा है, और इस पार्ट पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो पीछे वाला पार्ट फोर्स लगा, पीछे वाला पार्ट उसको पीछे की ओर खींच रहा है, और ये आगे वाला पार्ट उसको आगे की ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच। ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। टेंशन नाम का ये फोर्स होगा इसमें, यानी ये टेंशन में है। तो अभी चिंता नहीं करना, जितना भी बात समझ में आया उतना कोशिश करिए समझने का, ठीक है। फिर जो है अभी हम फंडामेंटल्स फटाफट हम लोग जान रहे हैं, ताकि आगे किसी स्टेटमेंट, किसी भी तरह का किसी भी स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। तो ग्राउंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो यदि आप इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, इतने पार्ट को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो फिर ये पोर्शन जो आगे वाला जो पोर्शन है, राइट वाला पोर्शन जो इस पे फोर्स लगाएगा, वो कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल। इसी तरह से यदि आप इसको अगर एक पार्ट मानते हैं, माने इसी को ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो ये जो फोर्स लगाएगा इस पे वो कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल। लाइक आइए इसको हम नाम देते हैं 1 और इसको देते हैं 2। तो यदि 1 पे फोर्स की बात करें तो ये देखिए F इधर लग रहा है, अब 2 इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है ना, ये कोई फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये फोर्स लगा रहा है, T लगा रहा है, टेंशन, ये 1 हुआ ये, तो इधर इसका क्या है, एक्सेलरेशन है। उसी तरह से ये सब बहुत आगे चल के आपको डिटेल में पढ़ना है। उसी तरह से पीछे वाले का अगर बनाया तो यही टेंशन, ये ऐसे लग रहा है, ये कौन लगा रहा है भाई, 2 लगा रहा है, 2 पे कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, ये सब न्यूटन के 3rd लॉ में पढ़ना है। यहां सिर्फ इतना समझिए कि ये इसको यदि आप ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसके द्वारा फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल। इसको यदि ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसके द्वारा फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल। लेकिन यहां तो आप इस पूरे को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो ये दोनों का फोर्स क्या होगा, एक दूसरे पे इंटरनल। और उसको ध्यान नहीं देना है जब बात आएगी नेट फोर्स की, क्योंकि नेट फोर्स तो ये एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं दोनों, तो वो जुड़ेगा ना सम, क्योंकि दोनों को आपने बॉडी माना है, दोनों को मिला के एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट, सिंगल पार्टिकल मान लिया। तो अब नेट फोर्स बोले तो सिर्फ F, और इसीलिए आप लिखते हैं F अपॉन M। आई बात समझ में, क्योंकि आपने दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो अब इंटरनल फोर्स की बात नहीं होगी, क्योंकि नेट फोर्स बोले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम क्या हो जाता है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग ये सब चीजें बहुत डिटेल में आने वाली हैं आपके सामने, बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में आने दीजिए तब हम देखेंगे। हाँ, ये बात आप जरूर समझ गए कि ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, या तो वो सिंगल पार्टिकल या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस चैप्टर में हमको कैसा भी ऑब्जेक्ट है उसको एक सिंगल पार्टिकल मानना है। इसका और क्या मीनिंग है जो मैं बोल रहा हूं, ये अभी आपको विद द टाइम आप समझ जाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो और अच्छे से बात समझ में आ जाएंगी। लेकिन जहां बात होगी नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स का मतलब चाहे वो एक पार्टिकल वाला ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला ऑब्जेक्ट हो, नेट फोर्स बोले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक पार्टिकल के लिए तो इंटरनल फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसके लिए इंटरनल फोर्सेस का सम क्या है, 0 है। तो 2 ही तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब आपको समझा दिया गया। इंटरनल फोर्स का मतलब है कि जब सिस्टम का ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पे कोई बल लगाता है तो वो इंटरनल फोर्स कहलाता है। सभी इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है, 0 होता है। तो नेट इंटरनल फोर्स क्या होता है, 0 होता है बॉडी के ऊपर। चलिए ठीक है, तो ये हमने पूरा ग्राउंड क्रिएट कर लिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पहले से पता है, पूरी एक क्लास हुई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रिलेटिव मोशन में। तो अब जो है हम लोग आइए चैप्टर शुरू करेंगे। ये सब हम लोग कंटेंट्स जुटा रहे थे, मसाला जुटा रहे थे,
ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम। बहादुरों, ये न्यूटन का पहला नियम आपने जैसे पढ़ा था 9th क्लास में, क्या पढ़ा था कि कोई वस्तु यदि किसी वेग से चल रही है तो उसी नियत वेग से चलती रहेगी, या रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई परिणामी बाह्य बल नहीं लगता। देखिए आ गया बाह्य बल यहां पे, या परिणामी बल नहीं लगता। तो चाहे नेट फोर्स कहें या नेट एक्सटर्नल फोर्स कहें, परिणामी का मतलब नेट और बाह्य का मतलब एक्सटर्नल, एक ही बात है, तो नहीं लगता। तो ये जो स्टेटमेंट को ही आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते थे, ऐसा वहां पे काम चल जाता था हमारा। लेकिन अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां सिर्फ हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब ग्राउंड के फ्रेम से किए थे, और यहां हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज भी होगा, ठीक है। तो वहां तो जानते ही नहीं थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आपको रिलेटिव मोशन में बताया गया कुछ ना कहा जाए तो ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो यहां पे अब हम लोग जानेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो, दैट इज मेयरली द डेफिनेशन ऑफ, मेयरली माने जस्ट, बामुश्किल, दिस इज व्हाट, डेफिनेशन ऑफ, ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम बोले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम जो है वो इनर्शियल फ्रेम की परिभाषा है। क्या है इसका स्टेटमेंट, जरा समझते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप जानते हैं, अच्छे से बताया गया आपको रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर्स में, वाले लेक्चर्स में। यहां जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। उनमें से वो सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो उन्होंने कहा कि एक खास कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को एक कैटेगरी का नाम दिया इन्होंने और कहा ये सारे फ्रेम्स क्या कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम्स कहलाएंगे। सो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड बी इट अ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक पार्टिकल वाला ऑब्जेक्ट हो चाहे ढेर सारे पार्टिकल्स हो। सो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, समान रहता है। स्टेट ऑफ मोशन समान रहता है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, समान रहती है। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम unless some net external force, अब देखिए जहां नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखा है यहां पे मैं सीधे सीधे नेट फोर्स लिख सकता हूं, सम नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स बोले या नेट फोर्स बोले बात एक ही है। नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो जब तक किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, यानी नॉन जीरो, सम बोले तो कुछ न, जब तक किसी वस्तु पर एक परिणामी बाह्य बल नहीं लगता है, अनलेस मतलब जब तक नहीं लगता है तब तक उसके गति की अवस्था क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब वो एक्सीलरेट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ पहले आपने पढ़ लिया, पहले दिमाग में आने लगा आपके और आप सोच रहे हैं कि हाँ सर फोर्स उसके ऊपर लगेगा तभी ना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि F बराबर ma होता है। अरे F बराबर ma जैसा तो अभी हम कुछ जानते ही नहीं है, ये पहले बात बताई न्यूटन ने, F बराबर ma तो बाद में आया।
और वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए ही एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम अनलेस सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक किसी वस्तु पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस वस्तु की गति की अवस्था समान रहेगी, यानी तब तक उस वस्तु की वेलोसिटी सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पे एक लाइक आइस ले सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल इस पे एक ब्लॉक रख दिया, इसका कुछ मास है, और इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी। तो एक बार जो ये चलने लगा और मान लीजिए इट इज लॉन्ग एनफ, द सरफेस इज लॉन्ग एनफ, तो ये जाते जाएगा, क्या आगे चल के इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी क्या? यहां आ गया तो इसकी वेलोसिटी क्या 18 हो जाएगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इसकी वेलोसिटी यहां पर भी क्या रहेगी, 20 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हम, नेट। वही चीज तो यहां कह रहा है। यहां तो आप सहमत है, यहां सर ये तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये सेम वेलोसिटी से जाते जाएगा। आई बात समझ में? तो ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फोर्स की जरूरत किस लिए होती है? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। फोर्स इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन, इट इज द कॉज ऑफ चेंज इन मोशन। सो द सेम थिंग इज हियर, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम अनलेस सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक किसी वस्तु पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, परिणामी बाह्य बल नहीं लगता है, तब तक वस्तु की गति की अवस्था समान बनी रहेगी, यानी उसकी वेलोसिटी समान बनी रहेगी। इस चीज को हम देखिए, अब आगे बढ़ाते हैं। अभी ये न्यूटन का भी फर्स्ट लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा, अब जो है ये स्टेटमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ। अब ये बात क्या सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सही है? क्या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर है, क्या यह बात सही है कि वस्तु पे जब तक परिणामी बाह्य बल नहीं लगता है तब तक वस्तु की गति की अवस्था समान बनी रहेगी? क्या यह सभी ऑब्जर्वर्स के लिए बात सही है? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं, यानी बहुत सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ऐसे हैं जिनके, जहां से, यानी जिस फ्रेम से यदि ऑब्जर्वर इस स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो कहेगा स्टेटमेंट गलत है। अब आप कहेंगे कि कौन सा? भाई हमने तो 9th क्लास में सिर्फ यही पढ़ा था कि यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दिस इज नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन का पहला नियम नहीं है। अभी तो न्यूटन का पहला नियम पूरा हुआ ही नहीं अभी, क्योंकि यहां तो लिखा है डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। तो आगे जानते हैं, आगे कहते हैं न्यूटन कि द frames of reference from where, वो सभी frames of reference जहां से, यानी जहां से यदि ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेता है, तो इस स्टेटमेंट को यदि वो सही कहता है, फ्रॉम वेयर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, are inertial frames of reference। ठीक है, inertial frames of reference, यानी वो सभी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जहां से ऑब्जर्वर यदि ऑब्जर्वेशन लेता है और इस स्टेटमेंट को सही पाता है कि हां भाई, मैं जो ऑब्जेक्ट देख रहा हूं उस ऑब्जेक्ट पर, मैंने जिसका अध्ययन मैं कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट पर जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक उसके गति की अवस्था समान बनी रहेगी। यदि इस बात को वो सही कह रहा ऑब्जर्वर, मतलब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऐसा न्यूटन ने कहा। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये पूरा हुआ। सो यहां देखिए, या स्टेटमेंट तो यहीं तक है,
स्टेटमेंट को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ही बंद कर दिया कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम अनलेस सम नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब यह कथन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सही पाया जाता है वो सभी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब इस चीज को एग्जाम्पल से हम समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब बहादुर आइए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना है आपको कि यहां पे एक ब्लॉक जो है ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये जो ग्राउंड है ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यानी चिकनी क्षैतिज सतह है ये। ठीक है, इस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। सो अ ब्लॉक रेस्ट्स ऑन a smooth horizontal ground। ठीक है, it is observed by 3 observers, 3 different observers as shown। ठीक है, अब देखिए वो 3 डिफरेंट ऑब्जर्वर्स कौन कौन से हैं। तो एक ऑब्जर्वर हमारा यहां पे है ए, जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे खड़ा है, यानी जो हमारा ऑब्जर्वर ए है वो ग्राउंड पे खड़ा है। तो ए जो, चलिए लिख देते हैं, ए स्टैंड्स ऑन ग्राउंड। दूसरा ऑब्जर्वर हमारा बी है जो कि एक ट्रॉली पे है। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर हमारा बी है जो कि एक ट्रॉली पे है, ये ऑब्जर्वर बी है, ये एक ट्रॉली पे है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रॉली जा रही है, ये ट्रॉली जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, तो B जो है स्टैंड्स ऑन द मूविंग ट्रॉली, एंड अब जो अगला हमारा ऑब्जर्वर है वो पुनः एक ट्रॉली पे है और ये ट्रॉली किसी एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट हो रही है, यानी सी भी स्टैंड्स ऑन द अदर मूविंग ट्रॉली। ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं स्टैंड्स ऑन कि आपको पता है कि बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ट्रॉली तभी कहलाएगी जब बी उस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में होगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सब बताया गया है, यदि आपने मिस किया है तो लेक्चर देख लीजिए आप रिलेटिव मोशन का, क्योंकि बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ट्रॉली तभी होगी जब वो बी ट्रॉली के ऊपर चलना शुरू कर देगा या ए ग्राउंड के ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो ना ए का फ्रेम ग्राउंड कहलाएगा ना बी का फ्रेम ए ट्रॉली कहलाएगी। उसी तरह ये ऑब्जर्वर हमारा सी है और सी का फ्रेम ये वाली ट्रॉली तभी होगी जब ये जो है ये सी हमारा इस ट्रॉली के ऊपर क्या हो, चिपका हुआ हो, खड़ा हो, उस पर चलने लगेगा तो उसका फ्रेम ये ट्रॉली नहीं रहेगी। अब हम एक एक करके सबके अनुसार इसको देखते हैं कि क्या चक्कर क्या है। पहले तो ये बताइए, अच्छा ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर लिया गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज कंक्लूडेड दैट नेट फोर्स कहूं या नेट एक्सटर्नल फोर्स कहूं, बात एक ही है। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू 0। ये तो पहले ही कंक्लूड कर लिया गया कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। एक्सपेरिमेंट करके नेट फोर्स फाइंड कर लिया गया है ऑलरेडी।
अब जरा मुझे बताइएगा कि ये सब कुछ नहीं सोचना, अपने मन से ये नहीं सोचना कि मास उसका कुछ होगा, सर एक्सेलरेशन 0 है इसलिए नेट फोर्स 0 बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, मुझे नहीं आता है F=m में, और ना आपको आता है। हम लोग तो पता ही नहीं है F=m में, अभी तक तो बोर्ड पे कभी लिखा ही नहीं मैंने। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऑलरेडी इससे कैलकुलेट कर लिया गया कि ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। अब जब मैंने ये कह दिया तो जरा मुझे बताइएगा कि यहां आइए हम एक एक करके तीनों के अकॉर्डिंग जानते हैं। यानी अब ये ऑब्जर्वेशन कौन लेगा, अकॉर्डिंग टू ए, यानी ए ऑब्जर्व कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक वो क्या कहेगा, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, बताइए क्या कहेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स वो 0 कहेगा। क्यों कहेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 कंक्लूडेड है, निष्कर्ष निकाला जा चुका है। नेट फोर्स फ्रेम से क्या है, फोर्स ही फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। तो ए के अनुसार भी उस पर नेट फोर्स क्या होगा, ब्लॉक के ऊपर 0 होगा। और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बोले तो किसके अनुसार, ए के अनुसार, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है आपने, रिलेटिव मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या दिख रहा है भाई, उस आपको क्या पता है, वो तो ग्राउंड पे यहां लिख रहा है कि अ ब्लॉक रेस्ट्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, तो वो तो रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है, 0 है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, वो भी रेस्ट में है, स्टैंड कर रहा है, तो क्या हो गया, 0। अब देखिए नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक भी 0 है, ए के अनुसार नेट फोर्स तो खैर सबके अनुसार 0 हो गया क्योंकि फोर्स फ्रेम से क्या है, इंडिपेंडेंट। बात सिर्फ एक्सेलरेशन की है। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का ए के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब है दिस मींस कि स्टेट ऑफ मोशन बोले तो वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, जरा इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऊपर करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी अकॉर्डिंग टू ए बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू ए रिमेन्स, बोलिए एक्सेलरेशन 0 है तो स्टेट ऑफ मोशन बोले तो वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, रिमेन्स सेम। ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब बताइए कि यानी ए का जो फ्रेम है वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए कि ए का जो फ्रेम है वो कैसा फ्रेम है, कैसा फ्रेम है बताइए। तो ए का फ्रेम कैसा फ्रेम कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। क्यों कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, क्यों कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ब्लॉक के गति की अवस्था नहीं बदल रही है और उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, दैट इज, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, ग्राउंड, इज कैसा फ्रेम, इनर्शियल, इज कैसा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। सो ग्राउंड इज कैसा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, दैट इज डिसाइडेड नाउ। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, ये ए वाला एग्जाम्पल जो है, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है और ये ए वाली पूरी बात पहले नोट करिए क्योंकि मैं इसको मिटा के यहीं पे भी बी वाला हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लाइए मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब आइए बी की बात करते हैं। ठीक है, बी की बात करते हैं। तो यहां करता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, यहां करते हैं।
बी की बात देखिए, तो अकॉर्डिंग टू बी नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या होगा? 0। एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी। बोले तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी क्योंकि वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक तो खैर 0 है, एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या है? वो भी 0 है, तो ये भी क्या हो गया? 0। अब देखिए गजब हो गया, यानी बी के अनुसार भी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 है और स्टेट ऑफ मोशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसका? ब्लॉक का। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में क्या है? 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है? 0 है। बोले तो वेलोसिटी सेम रहेगा। वेलोसिटी सेम रहेगा बोले तो स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी remains same. So the frame of reference of B, that is trolley, आइए इस ट्रॉली को नाम दे देते हैं 1 और इस ट्रॉली को नाम दे देते हैं 2। दैट इज ट्रॉली 1 इज कैसा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। ध्यान दीजिएगा, इनर्शियल फ्रेम। ट्रॉली 1 कैसा फ्रेम हुआ? इनर्शियल फ्रेम हुआ। ट्रॉली 1 कैसा फ्रेम हुआ? इनर्शियल फ्रेम हुआ। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी ग्राउंड पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो कैसा फ्रेम हुआ? इनर्शियल फ्रेम हुआ। कौन? बी का जो फ्रेम है, यानी ये ट्रॉली 1 इज इनर्शियल फ्रेम। फटाफट लिखिएगा। अब आइए हम लोग सी की बात कर लेते हैं, है ना, यहीं पे सी की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सी ऑब्जर्वर सी, नेट फोर्स तो खैर 0 ही होगा। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू 0 एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी। अब जरा देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है? 0 है, और एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या है भाई? तो एक्सेलरेशन ऑफ सी तो ए है, ए वेक्टर। सो ये कितना आ गया? माइनस ए। बोले तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ना, किसके रेस्पेक्ट में? सी के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा? माइनस ए। माइनस ए बोले तो इधर की ओर कितना? ए। तो ए वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस ए ही लिखिए इसको। भाई ए वेक्टर ऐसा है तो माइनस ए वेक्टर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। खाली मैग्नीट्यूड लिखना होता तो फिर यहां पे हम ए लिखते कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यानी अब सी को ये ब्लॉक, देखिए रिलेटिव मोशन में पढ़ा है कि यदि सी इधर एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो जो ब्लॉक जमीन पे पड़ा हुआ है वो सी को प्रतीत होगा, लगेगा उसको, the block will seem to be moving with acceleration a in backward direction, in opposite direction of acceleration of c. So c के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 वेलोसिटी ऑफ, देखो मैं स्टेट ऑफ मोशन को सीधे वेलोसिटी लिख रहा हूं, यहां भी वेलोसिटी लिखा हुआ है। इस वेलोसिटी का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन लिखने में 3 वर्ड है, और वेलोसिटी में 1 वर्ड से काम चल जा रहा है। 10 वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सी विल
नॉट रिमेन सेम। गजब हो गया। यानी मैंने आपसे कहा था कि 9th क्लास में जिस स्टेटमेंट को आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते थे, वो स्टेटमेंट बताइए यहां तीनों में से किसके लिए गलत है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ऑब्जर्वर सी के लिए वो स्टेटमेंट गलत है। कौन सा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट। अच्छा, वो पीछे चला, मतलब रब कर दिया। वो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट था भाई? वो स्टेटमेंट था कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम अनलेस सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बोले तो जब तक किसी वस्तु पे नेट एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स नहीं लगता है तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। तो यहां तो गजब हो रहा है। यहां सी के अनुसार ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ब्लॉक का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। ब्लॉक का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। कौन कह रहा है? सी कह रहा है। गजब हो गया। सी तो कहेगा कि वो कथन गलत है, क्योंकि उस स्टेटमेंट क्या बोला गया? उस स्टेटमेंट में बोला गया कि ब्लॉक के ऊपर यदि नेट फोर्स 0 है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। लेकिन सी तो कह रहा है कि अरे भाई, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है लेकिन उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, क्योंकि सी को तो ब्लॉक एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि सी कहेगा कि भाई वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो न्यूटन का क्या फर्स्ट लॉ गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एकदम सही है, क्योंकि वो लॉ है ही नहीं, वो तो डेफिनेशन है। किसकी? इनर्शियल फ्रेम की। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें यह पता चलता है कि फ्रेम जो है किसका? सी का 10 फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी, दैट इज ट्रॉली 2 इज अभी नॉन इनर्शियल हम लोग नहीं जानते हैं, नॉन इनर्शियल जैसा कोई नाम अभी हम नहीं जानते हैं। इज नॉट इनर्शियल फ्रेम। तो अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो ट्रॉली 2 है, ट्रॉली 2 वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है, वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। ट्रॉली 2 जो है वो इनर्शियल फ्रेम नहीं है। ठीक है? ट्रॉली 2 इज नॉट इनर्शियल। ट्रॉली 2 इज नॉट इनर्शियल, वो इनर्शियल नहीं है ट्रॉली 2। तो यहां आपने देखा कि एक ब्लॉक है, जमीन पे पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। 3 अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं। ए ग्राउंड के फ्रेम में है, बी का फ्रेम ट्रॉली 1 है, सी का फ्रेम ट्रॉली 2 है। यहां आपने देखा कि ए और बी तो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन सेम रहेगा। लेकिन सी कहता है कि नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि ब्लॉक सी को एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब सी कहेगा कि वो जो स्टेटमेंट है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम अंटिल सम नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, वो क्या है? गलत है। इसका मतलब न्यूटन ने के अनुसार क्या हो गया? इसका फ्रेम उन्होंने कहा कि ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है। और न्यूटन ने तो यहां तक कह दिया कि इस फ्रेम से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि न्यूटन को सिर्फ किस फ्रेम से मतलब था? इनर्शियल फ्रेम से मतलब था, क्योंकि उनका सेकेंड लॉ जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है? सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए। हालांकि जुगाड़ करके लोगों ने स्यूडो फोर्स नाम का कोई जुगाड़ किया और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करना शुरू कर दिया बाद में। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो अभी ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज मेयरली मीन्स इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ inertial frame, and this example makes it crystal clear कि वह बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस एग्जाम्पल से कि इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या है
बाय द वे यहां पे ये भी जान लीजिए कि आगे जो है ये कह दिया गया कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉट इनर्शियल इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉट इनर्शियल को हम नॉन इनर्शियल भी कहते हैं, यानी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉट इनर्शियल, यानी जो इनर्शियल नहीं है, इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इनर्शियल। तो देखिए ये नॉन इनर्शियल जैसा नाम ये न्यूटन ने नहीं दिया था। न्यूटन ने तो सिर्फ इनर्शियल की परिभाषा बताई थी कि भाई इनफाइनाइट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, बैलगाड़ी हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह जहां से ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनफाइनाइट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आर देयर, बट उनमें से जिन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से वो स्टेटमेंट सही है या तो सही होगा या गलत होगा, जिनसे सही है उनको उन्होंने कहा कि ये मेरे मतलब के फ्रेम्स हैं। ये सब कौन से फ्रेम्स हैं? इनर्शियल फ्रेम्स हैं, और बाकी इनर्शियल नहीं है। तो जो इनर्शियल नहीं है उनको नाम दे दिया गया क्या? नॉन इनर्शियल। आई बात समझ में? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से नोट करिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, है ना, और उसके बाद इसको लिख लीजिएगा ताकि अब आगे से जो मैं नॉट इनर्शियल और नॉन इनर्शियल एक ही है, तो जो इनर्शियल नहीं है वो क्या है? नॉन इनर्शियल है। आई बात समझ में? सो इस तरह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ समाप्त हुआ। अगली क्लास में इसको एक और तरीके से हम देखेंगे। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा कि भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये दोनों तो इनर्शियल है, लेकिन ये क्या है? नॉन इनर्शियल है। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कितने तरह के हो गए? दो तरह के, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब इनको कैटेगराइज करने के लिए या आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका भी हम जानेंगे, क्योंकि अभी इतना सोचने में तो टाइम लग रहा है कि भाई वो स्टेटमेंट सही है, जैसे सी इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल, तो हमको इतना सब लिखना पड़ रहा है, इतना सब समझना पड़ रहा है, तब हम निष्कर्ष से पहुंच रहे हैं। तो अब क्यों ना एक आसान ट्रिकी मेथड जो है हम अपना लें, जान लें। तो वो बड़ा आसान है। ये बताइए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। अब ये वेलोसिटी कुछ भी हो सकती थी, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए। अब चाहे 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की ओर हो, चाहे 30 मीटर पर सेकंड साउथ की ओर हो, चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी, ताकि एक्सेलरेशन क्या हो? 0 हो। तो अब जरा सोचो, यहीं पे चलो कर ही लेते हैं, यहीं पे सोचो। इसका मतलब हुआ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जिन जिन फ्रेम्स का एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा, वो कैसे होंगे? इनर्शियल। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे यहां पे ये ए जो देख रहे हैं वो नॉन जीरो है, यानी इसका एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो जिसका एक्सेलरेशन, जिस फ्रेम का, ट्रॉली 2 का जो है एक्सेलरेशन वो नॉन जीरो है, तो वो कैसा फ्रेम हो गया? वो नॉन इनर्शियल हो गया। यहां से स्पष्ट है बिल्कुल। तो अब हम ऐसे जान लेते हैं, इसको पूरा ही कर लेते हैं। देखिए क्या कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह का होता है, इनर्शियल, और यही नाम किसने दिया था? न्यूटन ने। नाम कहां से आया? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आया। ये नहीं कि नॉन इनर्शियल किसी और ने नाम दे दिया, नहीं, जो इनर्शियल नहीं था उसको लोगों ने नॉन इनर्शियल नाम दे दिया, और यहां पे हुआ नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल की परिभाषा क्या होगी? विच इज नॉट इनर्शियल। और इनर्शियल की परिभाषा क्या होगी? वो तो पूरा फर्स्ट लॉ परिभाषा ही है। अब इनर्शियल कैसे आप पहचानेंगे कि इनर्शियल कौन है? तो जिसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एक्सेलरेशन ऑफ सच फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होना चाहिए आप बताइए? ए और बी वो दोनों कैसे फ्रेम थे? इनर्शियल। तो उनका एक्सेलरेशन ग्राउंड के समय क्या था? 0, क्योंकि ए का तो वेलोसिटी 0 था और बी का वेलोसिटी कांस्टेंट था। और यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सच फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ सच फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आगे से कितना आसान हो गया कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है वो नॉन इनर्शियल होगा, और जिसका एक्सेलरेशन 0 है वो क्या होगा, इनर्शियल होगा। और जब भी ये बात समझने की बात आए कि भाई सर थोड़ा सा समझा दीजिए, तुरंत उस एग्जाम्पल पे जाइए और देखिए ए और बी। अरे भाई कोई भी फ्रेम होगा तो या तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, या ग्राउंड के रेस्पेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, या वेरिएबल वेलोसिटी से चलेगा। इन तीनों के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी भी है क्या? या तो वेलोसिटी 0 होगा, या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, या वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तो ए का वेलोसिटी 0 है, बी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, और सी का वेलोसिटी वेरिएबल है। बोले तो सी का एक्सेलरेशन है। अब आपने देख लिया कि ए और बी इनर्शियल हैं, क्योंकि नेट फोर्स तो तीनों के रेस्पेक्ट में 0 है, लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ ए और बी के रेस्पेक्ट में 0 है, सी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन नॉन 0 है। यानी सी कहेगा कि नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी स्टेट ऑफ मोशन ब्लॉक का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो कैसा फ्रेम हुआ, नॉन इनर्शियल हुआ। तो इसका मतलब जिस भी फ्रेम का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 0 होगा वो इनर्शियल होगा, और जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉन 0 होगा वो कैसा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वी आर डन विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास we will get to know Newton's second law and Newton's third law. ये फर्स्ट लॉ सबसे महत्वपूर्ण है, यद्यपि दो we will use Newton's second law more frequently. In fact, in 90% questions second law is used, but Newton's first law is definitely more important than second law. Second law तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है मतलब इसके कंपैरिजन में, और ये अब आपके लिए बेहद आसान हो गया। ऐसा समझा आपने कि आप किसी को समझा सकते हैं, और जरूर समझाइए उसको, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और ज़रूरत हो तो रिवाइंड करके लेक्चर फिर से देखिए जहां भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको बताया गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।